मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका बायोलॉजी के वीडियो में। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होती है। टर्नर सिंड्रोम्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोमोसोम्स। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है 45। क्यों? टर्नर सिंड्रोम के लिए मोनोसोमिक होता है लिंग गुणसूत्र। देखिए, वैसे तो आमतौर से कितनी गुणसूत्रों की संख्या होती है? 44 प्लस यक्स यक्स अगर है तो क्या है? तो ये है स्त्री, और 44 प्लस यक्स वाई है तो क्या हो गया? पुरुष। लेकिन इसमें होता है 44 प्लस यक्स ओनली, तो ये कितने गुणसूत्र हो गए? 45। तो 2n-1 हो गया। 45 गुणसूत्रों की संख्या में टर्नर सिंड्रोम होता है। अब टर्नर सिंड्रोम के लक्षण क्या होते हैं? यानी जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, ये लिंग गुणसूत्र बोले जाते हैं। दोनों लिंग गुणसूत्र होते हैं, उनकी मोनोसोमी होती है। उनमें से एक आता है, वो कौन सा आता है? यक्स आता है। तो 44, कलर चेंज कर लें पहले। तो ये क्या होता है? 44 प्लस यक्स होगा। 44 प्लस यक्स होगा टर्नर सिंड्रोम में, तो ये 45 गुणसूत्र हो जाएंगे। अर्थात इसका मतलब ये है कि एक गुणसूत्र कम होता है। अच्छा, इसके लक्षण क्या होते हैं? ये औसतन 5000 स्त्रियों में से एक होती है टर्नर सिंड्रोम की। और इसका क्या होता है? छोटा कद होता है। देखिए, आपको टर्नर सिंड्रोम दिखा दें हम। ये टर्नर सिंड्रोम का चित्र है। ये लेडीज जो है, ये टर्नर सिंड्रोम है। ये लिखा है चित्र बा टर्नर विकार लिखा हुआ है। तो इसमें जो है क्या होता है? इनका कद छोटा होता है और स्त्री का रूप पूरा विकसित नहीं होता है। स्तन ग्रंथियां नहीं बढ़ पाती हैं, जननांग अल्प विकसित होते हैं, और जो वक्ष स्तर है वो चपटा रहता है। तो ये इसी के साथ साथ हम आपको बताते चलें, टर्नर सिंड्रोम के साथ साथ अच्छा, इनमें मासिक धर्म वगैरह भी नहीं होता है। अंडाशय यानी ओवरी अनुपस्थित होती है। ठीक है। तो स्त्रियां ऐसी क्या होती हैं? ये स्त्रियां नपुंसक होती हैं, बंध होती हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बताते चलें, यहाँ पर एक और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दिया। ये देखिए क्लाइनफेल्टर, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से हैं। इनमें क्या होते हैं? इनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n+1, यानी 46 और 1 47 गुणसूत्र होते हैं। किसमें? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र होते हैं। तो इनमें क्या होते हैं? 44 प्लस यक्स यक्स बाई। अब देखिए, इसमें स्त्री के भी लक्षण हैं, डबल एक्स दिया है, और पुरुष के भी लक्षण हैं। तो इनकी दाढ़ी मूछ भी निकलती है, इनकी स्तन ग्रंथियां भी बड़ी बड़ी हो जाती हैं औरतों की तरह, इनका वक्ष स्थल बड़ा हो जाता है। और ये भी पुरुष कैसे होते हैं? 2 के बजाय 3 इनमें लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये लिंग गुणसूत्र बोले जाते हैं, तो ये 3 लिंग गुणसूत्र हो गए। और ये पुरुष कैसे होते हैं? ये बिल्कुल, ये भी नपुंसक होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक है, क्योंकि और इनमें स्त्री पुरुष दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसके साथ साथ एक रोग आपको और बताते चलें, तो आप ये समझ गए इसमें क्या होता है? लैंगिक गुणसूत्रों की ट्राइसेमी होती है, इसमें लैंगिक गुणसूत्रों की मोनोसोमी होती है। लैंगिक गुणसूत्रों की मोनोसोमी टर्नर सिंड्रोम, लैंगिक गुणसूत्रों की ट्राइसोमी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसके साथ साथ इसमें एक और दिखाते चलें आपको। ये देखिए, ये है डाउन सिंड्रोम। ये लिखा है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में जूम करके दिखा दें आपको, पढ़ लीजिएगा। डाउन सिंड्रोम में जन्मजात हृदय रोग होता है बच्चों में, बड़ी झुर्रीदार जीभ होती है, चौड़ा चपटा चेहरा होता है, माथा खूब चपटा सा होता है, हथेली पर कीज होती है, सिर पर अनेक लूप होते हैं, सिर पर चपटा, पिछला भाग जो है चपटा होता है। इतनी चीज़ें होती हैं। इसकी वजह क्या होती है? इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। इसमें क्या होता है? 21वीं जो जोड़ी होती है, 21वीं जोड़ी की ट्राइसोमी होती है। अर्थात 21वीं जोड़ी से 2 यक्स गुणसूत्र आ जाते हैं। एक आना चाहिए, 2 आ जाते हैं, तो ये भी हो जाता है 44 प्लस यक्स यक्स बाई, ये भी होता है। ठीक है, ये सिस्टम हो जाता है इसमें। तो 47 गुणसूत्र यहाँ भी हैं और 47 यहाँ भी हैं। टर्नर उसमें क्या नाम, टर्न डाउन में भी 47 हैं, और डाउन सिंड्रोम में भी 47 गुणसूत्र हैं, और क्लाइनफेल्टर में भी 47 गुणसूत्र हैं, और टर्नर में 45 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला गहन से भरा तरल, कला गहन से भरा हुआ तरल कहलाता है, ये कहलाता है इंडोलिम्फ। कला गहन से भरा तरल इंडोलिम्फ कहलाता है। ठीक है, वास्तव में ये कैसा होता है? अर्ध पारदर्शक झिल्ली का बना गहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। हटिए अलग, कहाँ से आ गया, हटो पीछे। धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। धसे हुए रंध्र किसमें पाए जाते हैं? ये मरुद्भिद में पाए जाते हैं। मरुद्भिद पौधे ये होते हैं, कांटेदार होते हैं, रंध्र इसमें भीतर धसे हुए होते हैं, इनके ऊपर क्यूटिकल की रिंग होती है, परत होती है। तो इनमें क्या होता है, ये ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पानी की कमी होती है, शुष्क स्थानों पर होते हैं, और पानी के बचाव के लिए इनमें रंध्र जो हैं वो धसे हुए होते हैं, तो इनको मरुद्भिद कहते हैं। समोद्भिद पौधे वो होते हैं जो ठीक ठीक वातावरण में उगते हैं, मीजोफाइट्स। जलोद्भिद जो जल में उगते हैं, जलोद्भिद नहीं, जलोद्भिद है। अगला है यूफॉर्बिया। यूफॉर्बिया हिरसुटा में पुष्पक्रम होता है। हाइपेंथोडियम, साइथियम, वर्टिसेलेस्टा, रेसिमस, इसमें होता है हाइपेंथोडियम। ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। ये यूफॉर्बिया हिरसुटा का चित्र है, देख लीजिए आप। यूफॉर्बिया हिरसुटा का चित्र ये दिया हुआ है, ठीक है। अरंडी और जेट्रोपा वगैरह भी ये यूफॉर्बिएसी फैमिली के पौधे होते हैं। ये भी यूफॉर्बिएसी फैमिली का पौधा है, ठीक है। ये भी मरुस्थलीय लक्षण दर्शाता है। ये पुष्पक्रम इनका जो होता है, इसको हाइपेंथोडियम बोलते हैं। ये वाला पुष्पक्रम ये हाइपेंथोडियम कहा जाता है। अब देखिए, इसमें से थोड़ा सा और बताते चलें। हाइपेंथोडियम तो हो गया। साइथियम पुष्पक्रम किसमें होता है? साइथियम, अगर साइथियम की बात आती है तो साइथियम पुष्पक्रम, या इसको कटोरिया और कहते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाइपेंथोडियम नहीं, साइथियम ही होता है इसमें, गलत बोल गए हम। साइथियम पुष्पक्रम होता है यूफॉर्बिया हिरसुटा में, ठीक है, साइथियम पुष्पक्रम। और इसको कटोरिया पुष्पक्रम और कहते हैं। क्या कहते हैं? कटोरिया। और हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम होता है गूलर में। किसमें होता है? गूलर और बरगद, जिसमें एक गुफा के अंदर, गुहा यानी फलभित्ति के अंदर होते हैं फूल। गूलर में देखिए, गूलर को फाड़िए, फिर उसके अंदर निकलेंगे छोटे छोटे फूल जैसे, तो ये हाइपेंथोडियम। वर्टिसेलेस्टर होता है, किसमें होता है? वर्टिसेलेस्टर होता है तिल वगैरह में। किसमें? तिली जो उसको बोलते हैं, ये वर्टिसेलेस्टर होता है। और वर्टिसेलेस्टर का गुण बता दें आपको। वर्टिसेलेस्टर क्या होता है? जिससे मान लीजिए ये पुष्प, ये डाली है, एक पुष्प यहाँ लगा, फिर एक यहाँ लगा, फिर एक यहाँ लगा, फिर एक यहाँ लगा, फिर एक यहाँ, इस तरीके से एक के बाद एक, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, ये वर्टिसेलेस्टर बोला जाता है, ठीक है। ये सिस्टम होता है। आगे नेक्स्ट है बैलेग्नोग्लासेस का लार्वा होता है। बैलेग्नोग्लासेस का लार्वा क्या होता है? इसमें टर्नेरिया लार्वा होता है। कौन सा? टर्नेरिया लार्वा होता है। टेडपोल लार्वा होता है मेढक का, ठीक है। तो ये बैलेग्नोग्लासेस का टर्नेरिया लार्वा की खोज कब की थी? 1850 ईस्वी में मुलर के द्वारा की गई थी। यहाँ पर देख लीजिए, ये दिया 1850 ईस्वी में किया गया था। वर्णन किसके द्वारा? मुलर द्वारा, ठीक है। और ये लैंगिक प्रजनन में टोर्नेरिया नामक लार्वा के रूप में विकसित होता है, लैंगिक प्रजनन के फलस्वरूप। और टोर्नेरिया लार्वा होता क्या है? ये है टोर्नेरिया लार्वा, ठीक है। ये दो आंखें जैसी दिख रही हैं, लेकिन आंखें नहीं होती हैं ये। और ये धीरे धीरे पूर्ण विकसित होता है, तो किसमें बदल जाता है? इसमें बदल जाता है। ये है बैलेग्नोग्लासेस। लार्वा से वयस्क अवस्था में इसकी स्थिति ये हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन क्या? ये पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन ये जीवाश्म के प्रकार होते हैं। जीवाश्म आप लोग जानते होंगे कि जो परिरक्षित जीव या उनके अंग, उनको हम जीवाश्म कहते हैं। कई वर्षों से दबे हुए या परिरक्षित चट्टानों के भीतर 33 घंटे के पक्षी के भ्रूण में सोमाइट्स की संख्या कितनी होती है? 33 घंटे के जो पक्षी के भ्रूण होते हैं, उसमें सोमाइट्स की संख्या होती है 10। कितनी? 10 संख्या होती है 33 घंटे। 33 घंटे के बाद भ्रूण में लगभग 4 mm लंबा और वास्तविक भ्रूण का जो है घुमावदार हो जाता है। 12 से 13 सोमाइट्स निर्मित हो जाते हैं और इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये सोमाइट्स जो हैं 12 और 13 जो ऑप्शन दिए हैं, ये बाद में हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि कैंसर उत्पन्न करती है? नहीं, गलत। CO2 की विरोधी होती है? गलत। ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगा होता है? बिल्कुल सही। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इसका ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगा होता है। हीमोग्लोबिन से ये बॉन्ड बना लेती है, और हीमोग्लोबिन से क्या जानी चाहिए? ऑक्सीजन। तो इसलिए ये एक तरीके से मनुष्य के लिए विषैली गैस की तरह काम करती है, ठीक है। ओजोन क्षय नहीं करती है। ये ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से 210 गुना ज़्यादा घुलनशील होती है, ठीक है। इसीलिए
कहाँ कहाँ से निकलती है? जो ऑटोमोबाइल्स हैं, सिगरेट का धुआं है और जो जीवाश्म ईंधन है, इनको जब पूर्ण दहन नहीं हो पाता है तो अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है पूर्ण दहन से। निम्नलिखित में से कौन ना तो प्राक केंद्रक है और ना ही सुकेंद्रक, यानी ना तो प्रोकैरियोटिक केंद्रक होता है ना इसमें यूकेंद्रिक केंद्रक, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका भी नहीं है, यूकैरियोटिक कोशिका भी नहीं है। तो ये है TMB, तंबाकू मोजिक वायरस। वायरस जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। इसमें देखिए सैकेरोमाइसिस एक फंगस होता है, नास्टाक शैवाल होता है और क्लेमाइडोमोनास भी एक शैवाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हार्डमोनिया में उत्सर्जन होता है। हार्डमोनिया में उत्सर्जन पूछा है तो हार्डमोनिया में नेफ्रोसाइट्स के द्वारा उत्सर्जन होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। और न्यूरल ग्रंथियों के द्वारा भी होता है, 2 ऑप्शन इसमें सही है। हार्डमोनिया में नेफ्रोसाइट्स और न्यूरल ग्रंथि दोनों के द्वारा उत्सर्जन होता है। और ये सदस्य किसका हार्डमोनिया? यूरोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा का ये सदस्य होता है। और हार्डमोनिया में न्यूरल ग्रंथि कैसी होती है? भूरी सी होती है, अंडाकार संरचना। और इसमें जो है नर्व गैंग्लिया या मस्तिष्क होता है, उसके ऊपर ये स्थित होती है। जबकि नेफ्रोसाइट क्या होती है? ये कोशिका होती है, ये रक्त में उपस्थित होती है। वांछनीय पदार्थ जो होता है उनको छांट करके और यूरेट कण वगैरह बना करके और उनको एक न्यूरल ग्रंथि के रूप में भेजती है और अंत में पेरीब्रैंकियल जो होती है जोन छिद्र, उसके द्वारा इसको बाहर निकाल देती है, मुक्त कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा कथन सही है? पत्ती की क्रांतियांत्रिक संरचना C4 पौधों में पाई जाती है। पत्ती की क्रांतियांत्रिक संरचना पौधों में पाई जाती है। पत्ती की क्रांतियांत्रिक संरचना C3 C4 पौधों में पाई जाती है। पत्ती की क्रांतियांत्रिक संरचना के बारे में कुछ निश्चित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही जाएगा। पत्ती की क्रांतियांत्रिक संरचना जो होती है वो किसमें होती है? C4 पौधों में होती है। C4 पौधों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एक तो गन्ना आता है, ठीक है, मक्का आती है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, सारगैसम, मोथा, चौलाई, ये सारे क्या आते हैं? C4 पौधे में आते हैं। क्रेंज क्या होता है? ये क्रेंज बार बार ये क्रेंज का अर्थ होता है माला, यानी पत्तियों में जो मीजोफिल और पैरेन्काइमा है, पैलिसेड पैरेन्काइमा, ये बटा हुआ नहीं होता है, ये एक माला के रूप में पाया जाता है। संवहन बंडल के साथ साथ इसके चारों ओर बंडल सीट बनाती है, जिससे कोशिकाओं में क्या होता है? बड़े बड़े हरित लवक होते हैं और 2 प्रकार के हरित लवक इनमें पाए जाते हैं। मीजोफिल कोशिकाओं में C4 चक्र और बंडल सीट कोशिकाओं में C3 चक्र, ये सिस्टम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूनेरिया में परिमुख दांत होते हैं। फ्यूनेरिया में परिमुख दांत क्या होते हैं? आर्थोडेंटस प्रकार के होते हैं, आर्थोडेंटस प्रकार के होते हैं। और दांत कैसे? 2 कतारों में दांत होते हैं। ठीक है, 2 कतारों में फ्यूनेरिया में दांत होते हैं। और इनमें दांतों का सिस्टम क्या होता है? विन्यास पूछ दिया तो 16 और प्लस 16 कितने हो गए? 32। अगर पूछ दिया जाए कितने होते हैं तो 32 होते हैं। और ये दांत क्या करते हैं? ये नमी को सोख लेते हैं, नमी को सोख करके फिर ये खुल जाते हैं और खुलने से इनके जो बीच में स्पोर्स हैं वो फैल जाते हैं, डिस्पर्सिड हो जाते हैं, यानी चारों तरफ वितरित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा फ्यूनेरिया का पौधा। फ्यूनेरिया का पौधा हम देखिए क्या होता है, ये कैप्सूल होता है, स्पोरोफाइट बॉडी ये होती है, नीचे गेमेटोफाइट होती है, यानी ये 2n होती है और नीचे गेमेटोफाइट n होती है। लीव्स, पत्तियाँ, सीटा, कैप्सूल, स्पोरोफाइट, ये माइनेक्सिस होती है, यहाँ राइजोइड्स होते हैं। ठीक है, मांस होता है इसको, फ्यूनेरिया क्या होता है? मांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस्ट्रुलेशन के समय हैंसेंस नोट का निर्माण होता है। गैस्ट्रुलेशन के समय हैंसेंस का निर्माण किसमें? उभयचर में होता है कि पक्षियों में होता है? कि उभयचर तथा सरीसृप दोनों में होता है? कि सरीसृप एवं पक्षी स्तनधारी तीनों में होता है? तो ये किस में होता है? ये पक्षियों में होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा। इनमें जो गैस्ट्रुलेशन होता है उसके समय जो अग्रभाग होता है उसको वो फूल करके प्रिमिटिव पिट बना लेता है। इसी प्रिमिटिव पिट को हम क्या कहते हैं? हैंसेंस नोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन विश्व प्रसिद्ध पुरावनस्पति शास्त्री है? प्रोफेसर SR कश्यप, डॉक्टर JC बोस, प्रोफेसर बीरबल साहनी, प्रोफेसर KC मेहता। तो प्रोफेसर बीरबल साहनी ये जो हैं
पुरा वनस्पति शास्त्री यानी पेलियोबॉटनी के जनक और पुरा वनस्पति शास्त्री कहे जाते हैं। ठीक है, इनके नाम पर एक इंस्टीट्यूट है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी। क्या नाम है इसका? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी। ठीक है, ये कहाँ है? ये है लखनऊ में, लखनऊ में है। और इसकी स्थापना इन्होंने खुद की थी। इन्होंने बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी की स्थापना की थी 1996 में, 1946 में की थी और 1949 में, यानी इसके 3 वर्ष बाद इनकी डेथ हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइट्स में इलेटर्स पाए जाते हैं? इलेटर्स क्या होते हैं? स्पोर्स में जो स्पून चम्मच के आकार के इलेटर्स होते हैं, और इलेटर्स में क्या ये जो इसके स्पोर्स होते हैं, बीजाणु जो होते हैं, उनको डिस्पर्सल यानी फैलाने का काम करते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि ये पाए किस में जाते हैं, तो ये इक्विसीटम में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? इक्विसीटम में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले लूप पाई जाती है। हेनले लूप किस में पाई जाती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हेनले लूप पाई जाती है वृक्क में। किस में? वृक्क में। नेफ्रॉन जो वृक्क क्या है, वृक्क की जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। और नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालेकार संरचना होती है जिसे बोमेन संपुट के नाम से जानते हैं हम लोग। और बोमेन संपुट जो कार्टेक्स क्षेत्र होता है उसमें स्थित होता है। इसमें एक छोटी सी कुंडलित नली होती है जो सीधी होकर के पेल्विस साइड में, जो पेल्विस भाग होता है उसमें प्रवेश कर जाती है। और यही नलिका चौड़ी होकर एक लूप बना लेती है। और ये नलिका तो प्लाज्मिड जो है जीवाणु का अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है। ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा। देख लीजिए, इसका चित्र नहीं सेट किया गया भाई, चलिए कोई बात नहीं। ये जो बैक्टीरियल सेल होती है इसमें ये होता है डीएनए। क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ। और इसके अलावा एक वृत्ताकार आनुवंशिक पदार्थ अलग से डीएनए होता है। वृत्ताकार डीएनए जो अलग होता है स्वतंत्र रूप से, वही क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। ठीक है, उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये जीवाणुओं का अतिरिक्त आनुवंशिकी पदार्थ है। जीन अभियांत्रिकी में वेक्टर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जीन अभियांत्रिकी होती है, इसमें से इसको निकाल करके बाहर कर लिया जाता है, यहाँ से इसका खंड काट दिया जाता है, दूसरा डीएनए यहाँ पर रोपित कर दिया जाता है। इस तरीके से ये सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के टेडपोल लार्वा में नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होता है। देखिए, मेढक का जो टेडपोल लार्वा होता है उसमें जो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है, यानी इसका जो टॉयलेट होता है, त्याग करता है, वो किस रूप में करता है? वो अमोनिया के रूप में करता है। यूरिया के रूप में कौन करता है? यूरिया के रूप में जो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं अमोनोटेलिक। ठीक, अमोनोटेलिक कहते हैं इसको। और यूरिया के रूप में जो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? यूरियोटेलिक। वो यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। यूरिया के रूप में कौन करता है? एक
लेजिनिस मछली होती है वो करती है। और उसके बाद में जितने भी स्तनधारी हैं वो सब यूरिया, जैसे हम लोग क्या करते हैं यूरिया उत्सर्जन करते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं यूरिकोटेलिक होते हैं, स्तनधारी भी करते हैं। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, जितने जलीय जीव हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं। दोबारा समझाते, जितने जलीय जीव हैं वो अमोनिया उत्सर्जन करते हैं। और टेडपोल लार्वा क्या होता है, ये जल में रहता है तो ये भी अमोनिया करेगा, तो ये क्या होते हैं अमोनोटेलिक होते हैं, अमोनिया उत्सर्जित करते हैं जितने जलीय जीव हैं। ठीक है, अमोनोटेलिक। और ये यूरिकोटेलिक होते हैं जितने भी स्तनधारी होते हैं, यूरिकोटेलिक। ठीक है, और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करता है, पक्षी, कीट और सरीसृप वर्ग, ये सभी क्या करते हैं यूरिकोटेलिक होते हैं। ये यूरिक अम्ल यानी अपोजा ठोस अवस्था में करता है तो भी आप पक्षी, स्तनधारी और सरीसृप लगाओगे। और यूरिक अम्ल चूँकि ये उड़ने वाले होते हैं या वैसे हल्के होते हैं, इनको भार कम करना होता है। अगर ये पानी के रूप में यूरिया संचित करेंगे तो इनमें वजन बढ़ जाएगा, तो ये ठोस पदार्थ में यूरिक अम्ल संचित करते हैं, उसी को निकालते हैं उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। ठीक है, और जब ये टेडपोल लार्वा है, जब ये टेडपोल लार्वा वयस्क हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, फ्रॉग यानी मेढक बन जाता है, तब ये क्या करता है, तब ये यूरिया का उत्सर्जन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता है। श्वसन गुणांक होता है जो वॉल्यूम ऑफ CO2 इन लिमिटेड और कंज्यूमड, जो हमने ली है उसमें जो कंज्यूम कर ली है, उपयोग कर ली, उसका अनुपात श्वसन गुणांक होता है। श्वसन गुणांक हमेशा 1 से कम किसका होता है, 1 से कम हमेशा होता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, और बसा, जो बसा होता है, बसा, बसा का कितना होता है, बसा का होता है 7। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, 1 से कम नहीं होता है। ठीक है, बसा का 7 होता है। और प्रोटीन दिया हुआ है, प्रोटीन का होता है 9। ठीक, 30 श्वसन गुणांक हो गया। इसका 0.7, इसका 0.9 ऐसे कह लीजिए। ठीक है, तो ये 1 से कम हो गए, कार्बोहाइड्रेट का 1 से कम नहीं होता है।